मध्यकालीन भारत का एक लंबा समय मुगल शासकों से संबंधित है। इस दौरान अनेक मुगल शासकों ने अपनी नीतियों और योजनाओं से जनता को प्रभावित करते हुए उनके लिए अनेक कार्य किए। आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश में मुगल शासन को समझेंगे और साथ ही उससे संबंधित प्रमुख क्षेत्रों को समझेंगे और उनकी योजनाओं पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति PCS यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्लास की हाईलाइट्स किस प्रकार रहेंगी। तो यह हमारी क्लास की हाईलाइट्स हैं। आज बात हम लोग जहांगीर से शुरू करेंगे। इससे पहले 3 महत्वपूर्ण मुगल शासकों की बात मैं पिछली वीडियो में कर चुका हूं और उनसे संबंधित जो भी बातें जरूरी हैं आपके जानने के लिए वह सभी बातें मैं आपको बता चुका हूं। तो इसी क्रम में अब जरूरी है कि हम लोग आगे बढ़ें और मुगल बाकी शासकों के संबंधित बातें करें। तो चलिए क्लास को बढ़ाते हैं आगे और देखते हैं कि किस प्रकार का प्रश्न हमसे इस खंड से पूछा जा सकता है। तो औरंगजेब हमेशा से ही खास रहा है मुगल शासकों में, क्योंकि हम लोग मुगलों में 2 शासकों को खास मानते हैं जनरली, एक अकबर और दूसरा औरंगजेब। और दोनों ही है तो एक ही वंश के, लेकिन दोनों की नीतियां बहुत ही ज्यादा अलग हैं। हम लोग जनरली क्या देखते हैं कि अकबर को एक अच्छा राजा माना जाता है और समझते हैं कि धार्मिक सहिष्णु था, कल्याणकारी कार्य किए और जनता को अच्छा लगाव था अपने शासक से। लेकिन वहीं हम लोग औरंगजेब के बारे में समझते पढ़ते हैं क्या कि वह व्यक्ति बहुत ही कट्टर इस्लामिक था, मंदिर तुड़वाए, अलग अलग जगह हमले किए, इस्लाम धर्म के लोगों को प्राथमिकता दी, जबकि अन्य धर्म के लोगों को इन्होंने बुरी तरह से उस समय उनका शोषण किया। तो इसी प्रकार औरंगजेब खास है, तो इसलिए जरूरी है कि हम लोग खास हाईलाइट रखें इसके ऊपर अपनी और समझे कि किस प्रकार से इसके काल में उत्तर प्रदेश का विकास हुआ और अन्य जन कल्याणकारी कार्य हुए। यह सभी आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हालांकि यदि प्रश्न पूरे मुगल काल से संबंधित है तो बात ही अलग है। फिर तो आप लोग बात शुरू कर सकते हैं बाबर से और खत्म कर सकते हैं औरंगजेब पर, और बहुत अच्छा आंसर आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग का PCS मेंस एग्जाम होता है वो बहुत ही कम शब्दों में हमसे उत्तर की मांग करता है। तो ऐसी स्थिति में कम शब्दों में उत्तर की मांग करते हुए जरूरी यह है हम लोग के लिए कि हम लोग अपने नोट्स को अच्छा प्रिपेयर करें और हमारे जैसे भी नोट्स हों वह सभी बातें एग्जाम ओरिएंटेड हो और अपना आंसर को अच्छे से अच्छा बनाने का हम लोग प्रयास करें। बात क्लियर है सभी लोग को? तो ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बाकी बात कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग को भी फिलहाल एक चार्ट देखने को मिल रहा है, तो हम लोग की स्क्रीन पर यह जो पूरी की पूरी तालिका बनी हुई है यह हमें मुगल शासकों के बारे में बता रही है। हालांकि जो हमारे मुगल शासक हैं उनको जनरली जो हिस्टोरियंस है वो लोग 2 भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है तो सभी मुगल, लेकिन बताया जाता है कि एक मुगल होंगे परवर्ती और दूसरे मुगल होंगे उत्तरवर्ती। ऐसा क्यों? क्योंकि दरअसल क्या हुआ कि जो शुरुआती मुगल शासक थे सभी बहुत अच्छे थे, ऐसा माना जाता है। सबके कार्य भी अच्छे थे, कहीं ना कहीं इनमें कुछ खास बातें हैं जो इनको पूर्ववर्ती बनाती है और बाकियों को उत्तरवर्ती। बात क्लियर है? जैसे कि हम लोगों को पता लगता है कि बाबर ने स्थापना करी, हुमायूं ने भाई इनके वंश को आगे बढ़ाया, साम्राज्य चलाया। हालांकि उथल पुथल भरा जीवन था इसका, लेकिन अकबर ने बहुत अच्छे काम किए और जिसने इसको इस पूरे काल में विशेष बना दिया। जहांगीर ने इसके वंश को आगे बढ़ाया और इसकी कुछ नीतियों को स्वीकार किया, हालांकि यह इस्लाम धर्म को प्राथमिकता देता था। शाहजहां अलग है, ताजमहल के लिए बहुत अधिक चर्चित है और औरंगजेब अपनी गैर इस्लामिक नीतियों के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध है। बात क्लियर है सभी को? लेकिन अब यह सभी जो शासक थे कहीं ना कहीं इनमें वे सभी गुण पाए जाते हैं जो एक अच्छे शासक के गुण होने चाहिए। ये हमें पता लगता है। इनकी नीतियां थी, अच्छी थी, इन्होंने युद्ध लड़े तो विजय होकर के आया। ऐसा नहीं है कि भाई पीट पाट के किसी ने भेज दिया, आके चुपचाप बैठ गए हैं फिर युद्ध भी नहीं लड़ रहे हैं। मतलब योग्यता थी। ये इनमें वो सभी जीन्स पाए जाते थे जो किसी व्यक्ति को एक राजा या बादशाह बनाते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि औरंगजेब के बाद में काल परिवर्तित हो जाता है और दूसरे शासक आ जाते हैं, तो पता लगता है कि वह बिल्कुल ही ज्यादा बेकार थे। पता नहीं कैसे वो मुगल कहलाने लगे, बट उनमें ना तो नीतियां अच्छी थी, ना ही प्रशासन पे ध्यान दिया, ना ही उनको पता था कि सेना कैसे अच्छी बनानी है, और ना ही वे जानते थे कि किस प्रकार से स्थापत्य को, संस्कृति को, साहित्य को आगे बढ़ाना है। कुछ भी नहीं पता था। तो कहीं ना कहीं मामला बहुत गड़बड़ाया हुआ था इनमें। तो इसी वजह से हम लोग इनको परवर्ती मुगल शासक और उत्तरवर्ती मुगल शासक के रूप में पढ़ते हैं। हालांकि हम लोग के लिए जो महत्वपूर्ण है वह परवर्ती ही है। इन्हीं के बारे में अच्छे से हम लोग बातचीत करेंगे अपने वीडियोस में, और बाकी फिर हम लोग देखते हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब हम लोग भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो वहां हमें सब कुछ पढ़ना तो होता ही है ना। आप लोग समझदार हैं, ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ। तो इसी क्रम में हम लोग अब बढ़ जाते हैं आगे और बात शुरू करते हैं। अब आज हम लोग जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब से। क्लियर बात? ठीक है।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जहांगीर का शासनकाल किन बातों के लिए खास था, इसकी क्या खास नीतियां थी। तो हमें पता लगता है कि भाई अकबर की मृत्यु के बाद उसने राज्याभिषेक करवाया। तो हम दो तरह से देखते हैं कि कैसे आप शासक बनते हैं, या तो आपके पिता की देहांत हो जाए, जैसे कि अकबर का देहांत हुआ तब जहांगीर आए, लेकिन वहां हमें मुगलों में यह भी प्रथा देखने को मिलेगी कि पिता को ही कैद करवा लिया जाएगा और उसके बाद गद्दी हथिया ली जाएगी। कौन करता है ऐसा, बताइए। बिल्कुल औरंगजेब ने ये काम किया था, हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, जनरली पढ़ते रहते भी हैं। ठीक है, तो पता लगता है हमारे को कि जो जहांगीर था उसका वास्तविक नाम सलीम था। ठीक है, तो देखिए मुगल आजम ना सलीम ही कहा जाता है मुगल आजम में, और अनारकली को दीवारों में चिनवा दिया जाता है। बात क्लियर है। तो सलीम नाम था, लेकिन जब इन्होंने गद्दी ली तो पहले तो प्रथा थी भाई, आजकल तो मोदी सरकार ऐसी आ गई है कि आपको आधार कार्ड में भी नाम नहीं बदलने देगी, है ना। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं ना एक ही नाम के, तो भाई इंसान को बहुत परेशानी होती है नाम बदलवाना, यदि कभी पड़ जाए तो। लेकिन अब यहाँ क्या था कि प्रथा चलती थी, कहीं ना कहीं दिखाते थे कि अब हम राजा हैं तो प्रतिष्ठा अधिक है, हम लोग की महत्व अधिक बढ़ गया। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि प्राचीन काल में अलग अलग उपाधियां धारण करते थे लोग, है ना। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर प्रथा ऐसी है कि थोड़ा सा ये लोग नाम ही बदल दे रहे हैं। जैसे कि नाम आपका सलीम था, लेकिन आप जब गद्दी पे बैठेंगे तो आप नाम रखेंगे अपना नरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। गाजी का मतलब क्या होता है आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप लोग को पता होनी चाहिए, पिछली वीडियो में बताया मैंने आपको कि धर्म प्रचारक योद्धा होता है ये एक। ठीक है, तो ये लोग अपने आप को कहीं ना कहीं यह मानते थे कि हम बादशाह हैं, पर जिम्मेदारी हमारे ऊपर धर्म के प्रचार की भी है। ऑल क्लियर। ठीक है, तो याद रखिएगा कब भाई साहब गद्दी पे आए हमारे। ठीक है, आगे हमें क्या पता लग रहा है यहाँ पर कि भाई इसने लोक कल्याणकारी कार्य शुरू कर दिए गद्दी संभालने के बाद ही। कहते हैं कि इसने 12 राजाज्ञा दी, यानी कि एक आदेश पत्र जारी किया जिसमें 12 बातें लिखी हुई थी, और इसी पत्र को क्या नाम दिया जाता है, दस्तूर उल अमल कहते हैं इसको, या फिर जहां पे आइन ए जहांगीरी में हमें ये बातें पता लग रही हैं, इसको आइन जहांगीरी भी कहते हैं। ठीक है बात। अब 12 जो ये राजाज्ञाएं दी, वो राजाज्ञाएं क्या दी थी, क्या बातें थी उसके अंदर, तो हमें जब पता लगता है कि भाई यह बातें कहीं ना कहीं कल्याण से जुड़ी हुई थी, अच्छी बातें थी। जैसे कि इन राजाज्ञाओं में शामिल था तमगा कर नहीं लेंगे भाई हम लोग। ठीक है, तो तमगा कर इन्होंने बंद करवा दिया। इसने आदेश दिया कि भाई मेरे पूरे के पूरी सल्तनत में या पूरे के पूरे साम्राज्य में ना तो आप शराब को बनाएंगे, या फिर कोई और मादक पदार्थ भी है तो ना तो आप उसका उत्पादन करेंगे, उसका संचयन करेंगे, और ना ही उसकी बिक्री करेंगे। आप कोई काम ऐसा नहीं करेंगे। तो इस पूरी की पूरी प्रक्रिया पे प्रतिबंध लगा दिया। कहीं ना कहीं यह स्वीकार करता था कि यह गलत है। जैसे कि हम लोग को एक चीज पता है, वह ट्रेंड यह है कि शराब इस्लाम में हराम कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें पता लग रहा है कि जो जहांगीर की नीतियां थी इस्लाम का फेवर कर रही थी, हालांकि वह यह भी मानता था कि शराब जो है वह अच्छी चीज नहीं है सेवन करने के लिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग बाद में देखते हैं कि जो अब उत्तरवर्ती मुगल शासक आएंगे उनमें यह वृत्ति देखी जाएगी कि वो अधिक भोग विलासी हो जाए। कई बार ऐसा होता है ना कि व्यक्ति व्यक्ति का फर्क होता है। अगर एक व्यक्ति अपनी योग्यता से, अपने कामों से या अपने कौशल से किसी मुकाम को हासिल करता है तो वह उसकी अहमियत समझता है, उसकी रेस्पेक्ट करता है, और वहां से वह जो भी संपत्ति इकट्ठी करता है वह उसका भी सम्मान करता है, क्योंकि उसने जीवन में दोनों ही परिस्थितियां देखी होती है। लेकिन एक व्यक्ति जिसको बैठे बिठाए सब मिल जाए, कहीं ना कहीं वो फिर उसके बाद अहम में चला जाता है और दुरुपयोग करता है उन चीजों का। तो वह मामला हमें देखने को मिलेगा कि अभी इन्होंने मेहनत से सब कुछ मुकाम हासिल किए, लेकिन बाद वालों को बैठे बिठाए मिल गया, इसलिए वो अपने अलग ही मंजर पे थे। ठीक, तो बात क्लियर है। इसने शराब को बैन करवा दिया पूरी जनता के लिए। ऐसा नहीं कि मतलब कोई विशेष वर्ग था। हमें पता लगता है ना कि भाई बाबर ने यह काम किया था, लेकिन क्यों? क्योंकि वह चाहता था कि सेना उसका प्रयोग ना करे और हमारी सेना अच्छी रहे और कभी भी हम लोग युद्ध लड़ पाए। बट इसने सबके लिए कर दिया। इसने सभी मार्गों पे कुएं खुदवा दिए, हर जगह कुआं बनवाया इसने। कुआं क्यों बनवाया? क्योंकि भाई उस समय व्यापार जो था बहुत अधिक बढ़ रहा था। हम लोगों ने देखा है कि भारत में प्राचीन काल से ही व्यापार की वृत्ति रही है। हम लोगों ने अनेक अलग अलग शासकों से, शासन से, अलग अलग क्षेत्रों से दूर दूर तक भी हम लोगों ने बहुत अधिक व्यापार किया। तो ऐसी स्थिति में क्या होता था कि भाई अनेक व्यापारी आते थे तो उनको परेशानी ना हो, उनको दूर दूर थोड़ी थोड़ी जगह पर कुएं मिलते रहे, पानी मिलते रहे, जिससे उनको परेशानी ना। अब टैप तो नहीं लगवा सकते थे ना कि टंकी लगवा दी है भाई, नल चालू करो पी लो, नहीं। तो कुओं की व्यवस्था उन्होंने करी। कुएं खुदवाए जाते थे, पूरे अच्छे खासे मजदूर लगवाए जाते थे, कुएं खुदवाए जाते थे और अच्छे पानी की व्यवस्था सभी लोग के लिए की जाती थी। ठीक है, साथ साथ इन्हें सराय एवं मस्जिदों का निर्माण भी अलग अलग जगह करवाया। सराय मतलब एक ऐसी जगह जहां पर आने जाने वाले लोग विश्राम कर सकते थे, गर्मियों में आराम कर सकते थे। भारत के बारे में पता है ना हम लोग को कि
भाई जलवायु भी बहुत अधिक विविध है, मौसम बदलते रहते हैं। तो बाई चांस आप आए हो किसी काम से, बारिश पड़ गई, तूफान हो गया, गर्मी ज्यादा है, धूप ज्यादा है, तो आपको एक ऐसी जगह देखने को मिलेगी अपने रास्ते में जहां पे आप विश्राम कर सकते हैं, तो आपको यह परेशानी से बचाएगा। साथ साथ इसने एक और आज्ञा दी और कहा कि हफ्ते में 2 दिन आप पशुओं की हत्या नहीं करेंगे। हम लोग देखते हैं जनरली ना कि भाई मांसाहार का ट्रेंड है, तो यहाँ पे चल रहा है मांसाहार का ट्रेंड बहुत ज्यादा, और इस्लाम धर्म में जनरली हम लोगों ने देखा कि चीजें चलती है वो। तो वही चीज बता रहे हैं कि ठीक है मांसाहार है, आप लोग मांस खाते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में एक और नियम यह है कि आप हफ्ते में 2 दिन यह काम नहीं कर सकते, यानी कि 2 दिन किसी भी पशु की हत्या नहीं की जाएगी। तो वो कौन से 2 दिन थे? तो हमें पता लगता है कि वो जो 2 दिन थे उनमें एक दिन था गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार, और दूसरा जो दिन था वह था रविवार। अब कहेंगे कि रविवार तो विशेष है भाई, सब लोग भाई चाहते हैं कि भाई उस दिन को चिकन मटन मिले, लेकिन एक दिन गुरुवार जिस दिन इसका राज्याभिषेक हुआ था, रविवार को अकबर का देहांत हुआ था, तो दोनों ही दिन इसने मार्क किए अपने जीवन में कि भाई ठीक है इन दोनों दिन किसी भी पशु की हत्या नहीं की जाएगी, ऐसा मेरे को चाहिए अपनी सल्तनत में, अपने साम्राज्य में, तो ऐसा हो। तो इस प्रकार की व्यवस्था रही। ठीक है, तो आगे हमें साथ साथ यह भी पता लग रही है कि सजा के रूप में नाक कान काटने की प्रथा पर इसने अब रोक लगा दी। पहले जनरली क्या हुआ करता था कि भाई किसी ने कुछ गलत काम किया है तो कभी कहते थे कि इसकी आंख निकाल ली जाए, इसकी नाक काट दी जाए, इसकी कान काट दिए जाए। तो इसने कहा कि ये कहीं ना कहीं क्रूरता है, बहुत ही ज्यादा क्रूरता है। ठीक है सजा होनी चाहिए बट सबके लिए नहीं, और यह इस प्रकार की सजा है जो बहुत अधिक आम नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ठीक है किसी ने कुछ भी कहा ठीक है जाओ इसके हाथ निकलवा दो, जाओ इसकी आंखें निकाल के लाओ हम गोटियां खेलेंगे, तो यह सभी काम कहीं ना कहीं इसने रुकवा दिया अपनी व्यवस्था में। ठीक है, ओके। तो इस प्रकार की राजाज्ञा इसने दी, तो कहीं ना कहीं पता लग रहा है कि शुरुआत में इसने समझा अपने पद को, ओहदे को, और जानता था कि बादशाहत किस प्रकार चलाई जाती है। हालांकि हमें बाकी आगे और भी चीजें पता लगेंगी, जैसे कि जब हम आगे बढ़ते तो हमें पता लगता है कि इसने आगरा किले के शाहबुर्ज और यमुना तट पर खंबे में न्याय की जंजीर लगवा दी। ठीक है, बताते हैं कि यह जो न्याय की जंजीर थी यह शुद्ध सोने की हुआ करती थी, प्योर गोल्ड लगाया गया था इसमें उस समय, और शुद्ध सोने की यह जो जंजीर थी यह जनता के लिए लगवाई गई थी। ठीक है, तो इसको न्याय की जंजीर या जंजीर अदली कहा जाता था। इसमें 60 घंटियां लगाई गई थी उस समय। तो क्यों लगाई गई थी भाई, क्या कारण था? तो बताते हैं कि जहां पर इसने यह घंटियां लगवाई थी, जंजीर लगवाई थी, यहाँ पे जनता आकर के गुहार लगाया करती, यानी जनता आती थी और उस जंजीर को खींचा करती थी जिसके बाद घंटियां बजती थी, और फिर उसके बाद में बादशाह आते थे और सुनते थे कि हाँ जी बताइए क्या कर सकते हैं हम आपके लिए। तो फिर बाद में बताते थे कि जी हमें हमारे जीवन में यह समस्या है, या हम चाहते हैं कि प्रशासन हमारे लिए यह काम करे, तो आप वहां जाके अपने अर्जी लगा दिया करते। जैसे हम लोग कहाँ जाते हैं, हम लोग चाहते हैं कोई समस्या है, परेशानी है, केस करना है, कहाँ? सीधा कोर्ट। अब आपके पास में डिपेंड करता है कि मामला कैसा है। बहुत से लोग अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हैं, ठीक है, हाई कोर्ट भी जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट भी हमारे पास व्यवस्था में सर्वोच्च अदालत है हमारे देश की। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इनको भी जब न्याय चाहिए होता था तो बादशाह ही होता था भाई मुख्य न्यायाधीश। उसने जो कह दिया सो कह दिया, कहने वाली बात पत्थर की अब लकीर हो गई, कोई भी नहीं काटेगा, और वैसा होगा ही, और जल्द से जल्द होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से यह कार्य उस समय किए जा रहे थे। यह हम जहांगीर के शासन में देख रहे हैं। पता लगता है कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था श्रीकांत, है तो हिंदू लेकिन इसको एक महत्वपूर्ण पद दिया गया। बताते हैं कि इसको हिंदुओं का जज यानी कि न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। जनरली क्या हुआ करता था कि हिंदू धर्म कुछ अलग बातों की अनुमति देता है, मुस्लिम धर्म अलग बातों की अनुमति देता है, लेकिन कुछ जो दंड हैं, जो कुछ कार्य हैं, वो दोनों ही धर्मों में गलत माने जाते हैं। लेकिन फिर भी उसने कहा कि भाई लोगों को परेशानी ना हो और हिंदू धर्म के अनुसार लोगों को सजा दी जाए और न्याय किया जाए उनके साथ, इसलिए जरूरी एक ऐसा व्यक्ति जिसको हिंदू धर्म का ज्ञान हो उसको पद दिया जाए। तो इसलिए इन्होंने हिंदू को ही कहा कि आप हिंदुओं के जज हैं, यानी कि हिंदुओं से संबंधित यदि कोई भी मामला आएगा तो आप ही संभालेंगे वो। तो ऐसा हमें पता लगता है कि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति में धार्मिक सहिष्णुता थी, ऐसा धर्मांध व्यक्ति नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ इसने इस्लाम के ही पक्ष लिया हो। बात क्लियर है। हमें पता लगता है कि इसके शासनकाल में इसका एक पुत्र था खुसरो, उसने विद्रोह कर दिए भाई। जनरल ट्रेंड है, बहुत आम बातें हैं, क्योंकि आप बादशाह हैं तो कहीं ना कहीं षड्यंत्र होंगे और कोशिश की जाएगी कि बादशाह को हटा करके मैं ही राजा बन जाऊं। क्यों नहीं बनूं मैं राजा, है ना?
क्या ही गलत है मुझ में, मैं भी तो राजा बन सकता हूँ। जनरली होता है ऐसा, मैं भी तो राजा का पुत्र हूँ। जैसे कि ये खुद जो हम बात कर रहे हैं खुसरो की, ये किसका पुत्र है? जहांगीर का। तो अपना ही पुत्र जब अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर रहा है तो मतलब पता चल रहा है कि वह कहीं ना कहीं ललायत है बादशाह बनने के लिए, वो गद्दी चाहता है अपने लिए। लेकिन हमें एक और बात पता लगती है, जैसे कि यह जो खुसरो है ना, ये खुसरो इसका ही पुत्र था, लेकिन इसका एक और पुत्र था जिसका नाम है भाई खुर्रम। ठीक है। तो खुर्रम जो था वह अलग व्यक्ति था, इसको हम लोग जनरली इतिहास में पढ़ते हैं शाहजहां के नाम से। ठीक है। तो हमें ऐसा पता लगता है कि खुसरो और खुर्रम दोनों की नहीं बनती थी। खुर्रम जो था वह जहांगीर का प्रिय पुत्र था, जबकि खुसरो जिस प्रकार से विद्रोह कर रहा था, हमें पता लग रहा है कहीं ना कहीं अटैचमेंट ज्यादा नहीं है। हम लोग यदि अपने पिता से प्रेम करते हैं, माता से प्रेम करते हैं, तो क्या हम जाएंगे उनको किसी ऐसी जगह पे? ऐसे दिन देखते हैं कि लोग बहुत सारे वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं अपने माता पिता को। यदि आपको प्रेम होगा तो आप उनको छोड़ने नहीं जाएंगे, आप उनको अपने साथ रखेंगे जीवन के अंतिम क्षणों तक, चाहे फिर वह कैसे भी हो या हम स्वयं कैसे ही क्यों ना हो। क्योंकि जीवन तो ऐसे ही चला था ना अब तक, जब हम उनके सहारे थे, तो आगे क्यों ना भाई वो हमारे सहारे हमारे जीवन से जुड़े रहें, ये तो होना ही चाहिए। बट अगर लगाव कहीं ना कहीं कम है, हम लोग आजकल ट्रेंड देख रहे हैं कि माता पिता जो हैं वो बहुत ज्यादा बिजनेस में बिजी हो जा रहे हैं, काम में लगे हुए हैं, घर में समय नहीं दे पा रहे हैं, और जो बच्चे हैं या तो वो मित्रों में लगे हुए हैं, भारी चीजों में हैं, या मोबाइल फोन कंप्यूटर्स में लगे हुए हैं, तो जो एक पारिवारिक लगाव होना चाहिए ना, वो कल्चर वो लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो जिसकी वजह से परेशानियां हो रही हैं। तो हम लोग इस प्रकार की स्थिति देखते हैं, खुसरो का जो लगाव था वह कम था, तभी तो वह विद्रोह कर पाया, वरना विद्रोह नहीं होता। तो इसके विद्रोह का जो विरोध था वह मुख्य रूप से खुर्रम यानी कि शाहजहां ने किया। बाद में बताते हैं कि जहांगीर के पुत्र ने ही इसके एक और पुत्र का वध किया था, इसको मार दिया था। ठीक है। तो शाहजहां के द्वारा ही खुसरो को रास्ते से हटाया गया, और बाद में हम ये सभी जानते हैं कि शाहजहां बादशाह बना था। ठीक है। तो हमें यहाँ पर यह पता लगता है कि फिर जिस समय खुसरो ने विद्रोह किया था तो इसके विद्रोह को दबाया गया, और खुसरो को संरक्षण दिया किसने? खुसरो को संरक्षण दिया था सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने। तो बताते हैं कि जहांगीर ने अपने विद्रोही को संरक्षण देने के कारण सिखों के पांचवें गुरु को फांसी की सजा दे दी थी। यह हमें इतिहास में देखने को मिलता है। ठीक है। अभी ये खुसरो को तो मारेंगे ही मारेंगे, लेकिन इन्होंने यहां भी नहीं छोड़ा और इनको भी यहां फांसी की सजा दी थी। ठीक है। तो भाई एक ट्रेंड है, एक कहावत चलती है, लाइन हम बादशाहत में, साम्राज्य में, सल्तनत में हर जगह पढ़ते हैं। वो लाइन यही है भाई, किंगशिप नोज नो किंगशिप, यानी कि आपके अंदर जो राजत्व है, जो राजा है, वो परिवार को नहीं समझेगा, वह नहीं जानता कौन पिता, कौन माता, कौन भाई, कौन बहन, उसको कोई मतलब नहीं है कौन कौन है। वह सिर्फ एक ही बात जानता है, क्या? सिंहासन, सिर्फ और सिर्फ, इसके अलावा कुछ नहीं। तो किंगशिप नोज नो किंगशिप, लिख दीजिए लाइन अपने एग्जाम में जाकर के, और आपको इसका लाभ जरूर ही मिलेगा। ठीक है। बात क्लियर है? तो भाई हमें यहाँ पर यह सभी चीजें देखने को मिल रही हैं। तो बताते हैं कि भाई ठीक है, पुत्र था, संतान थी, ठीक है, पर बुरा नहीं था। तो खुसरो की जब हत्या कर दी गई थी शाहजहां के द्वारा, तो इसका मकबरा बनवाया गया, और इसका जो मकबरा है यह प्रयागराज में है, जिसको हम लोग आज खुसरो बाग के रूप में जानते हैं। तो इस मकबरे को बनवाया गया। जनरली कभी पूछ लिया जाए, या फिर चलो नहीं भी पूछा जाए, तो जरूरी है कि आप लोग प्रीलिम्स एग्जाम के लिए तैयार रहें, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न कई बार आपके यूपी पीसीएस में तो पूछ ही लिया जाता है, और बहुत साधारण प्रश्न है यह पीसीएस के नजरिए से। ठीक है। चलिए आगे समझते हैं कि जहांगीर के जीवन से संबंधित हमें जो महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं वह कहां से मिलती हैं? फारसी में इसने खुद ने अपनी आत्मकथा लिखी, यानी कि ऑटोबायोग्राफी लिख दी थी इसने। तो ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या है कि आप अपने जीवन को खुद ही बता रहे हैं, तो फारसी में लिखा। इसको नाम दिया गया था तुजुक ए जहांगीरी। ठीक है। तो इससे हमें सारी चीजें पता लगती हैं, तो कहीं ना कहीं इसको महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है इस काल का। बाद में बताते हैं कि जहांगीर का ही काल था जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रवेश किया था, और अब अपनी धीरे धीरे वो जड़ें जमाना शुरू कर देंगे। कैसे जड़ें जमा रहे हैं? तो बताते हैं कि 1608 में जहांगीर के दरबार में आए थे विलियम हॉकिंस, और विलियम हॉकिंस आए थे, अब कोई नया व्यक्ति आया, उसको काम भी है, तो क्या होगा? आप खुद सोचिए ना कि आपका कोई ऐसा सहपाठी रहा हो जो आपसे नहीं मिल रहा लगातार, या टच में नहीं, पर किसी और दिन मिल गया, बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहा है, क्यों करेगा? और कई बार हम सभी जानते हैं कि रिश्तेदारों में या कोई और व्यक्ति अगर हमसे आकर के मीठी मीठी बातें कर रहा है, जर्नली तो नहीं करता है, ना ही हम उसके लिए खास है, लेकिन कोई नया नया भी आ रहा है और मीठी मीठी बातें कर रहा है, मतलब एग्जैक्टली कुछ ना कुछ काम तो है। अब अंग्रेज आदमी भारत आया और आकर के बोल दे रहा है जिल्ले लाही, या फिर वो कह रहा है कि बादशाह हम आपके चरणों में हैं, आपकी हुकूमत है, आपकी सल्तनत में है, और आपका ही संरक्षण चाहिए, सारे काम आपकी मर्जी से होंगे। तो अच्छा लगता था बादशाह को अच्छी अच्छी बातें सुनना।
किसे भी बुरा लगता है ना अच्छी अच्छी बातें सुनना अपने बारे में। तो अब बादशाह ने अच्छी बातें सुनी भाई विलियम हॉकिंस से, तो बादशाह फिर पिघल गए यहाँ पर। अब बादशाह जब पिघल गए तो क्या होगा, ये कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि यहाँ व्यापार करें, बादशाह पिघल गए। बादशाह ने कहा कि हाँ आप चाहते हैं तो कहिए, क्या ही परेशानी है, इजाजत है। तो ऐसे ही अब इजाजत मिलनी शुरू होगी और हमें पता लगेगा कि धीरे धीरे आते आते जब 1757 का समय आ जाएगा तो बैटल ऑफ प्लासी होगा 1764 में, उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर। यानी कि ये युद्ध ऐसे हैं जहां पर मुगल बादशाहों को ही हराया जाएगा। अभी शुरुआत मुगल बादशाहों की शरण में की जा रही है, इनके अधीन है, लेकिन बाद में ये मजबूत करेंगे। पहले कहेंगे कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे व्यापार की हमें इजाजत दी जाए, बाद में फिर ये एक राजनीतिक शक्ति बन जाएंगे, सेना ले आएंगे अपनी और यूरोपीय पद्धति पे सेना स्थापित करेंगे जो भारतीय शासकों से बहुत अधिक कुशल थी। तो यह जो शुरुआत की स्थिति है, आप लोग को ये भी बहुत ध्यान रखना कि पहले उद्देश्य व्यापार, बाद में उद्देश्य बदल गया राजनीतिक स्थिति में। क्यों? कारण था। अगर आप सिर्फ चाहते हैं कि व्यापार हो तो आपको अधिक लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स बहुत सारी अलग अलग यूरोप से कंपनियां आ रही थी, सभी व्यापार कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो एकाधिकार में आपको लाभ मिल सकता है वो नहीं मिल रहा था। तो फिर ये आपस में लड़ेंगे, पहले आपस में लड़ेंगे, फिर बाद में शासकों से भी लड़ेंगे, फिर सबका क्षेत्र अपने अंदर कब्जे में कर लेंगे और हम पूरी तरह से ब्रिटिश शासन के अधीन हो जाएंगे। बात क्लियर है? तो यह पहला ब्रिटिश राजदूत था। और मैं आप लोग को बताऊं, ये क्वेश्चन अब की बार ना प्री एग्जाम में पूछ भी लिया गया था, सीधा सीधा पूछा था, है ना। तो बहुत लोग गलत करके आएंगे इसकी मुझे उम्मीद है, और बहुत लोगों ने सही भी किया होगा इसकी भी मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से। लेकिन इस तरह के प्रश्नों को दरकिनार नहीं किया कीजिए, क्योंकि पर तो हम लोग मेंस का एग्जाम रहे हैं ना, मेंस का सिलेबस कवर कर रहे हैं, लेकिन उस सब के बावजूद यह भी जरूरी है कि आपको प्री रिलेटेड चीजें पता हो कौन सी पूछी जा सकती है। क्योंकि यदि प्री क्लियर करोगे तो ही तो मेंस दोगे ना, अगर प्री ही क्लियर नहीं है तो फिर आगे क्या ही होगा, दोबारा प्री देना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पता लगता है कि जिस समय यह दरबार में आए जहांगीर के, तो अब देखिए हमें यहाँ पता लग रहा है कि इन्होंने यानी जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। यार पहली बात तो अंग्रेज आया तो इंग्लिश ही बोलेगा, चलो अब आपने उसके अंदर खान जोड़ दिया, यानी कि उपको उपाधि बना दिया। अब इसको उपाधि बना तो दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन एक स्थिति में आप लोग को अब यहाँ पर और क्लियर करता हूँ कि अब कोई नया व्यक्ति आया, आपने उसको प्रश्रय दे दिया है एक तरह से, यानी कि अब उसकी स्थिति थोड़ी सी मजबूत हो जाएगी। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं ओपनली अब काम यहाँ पर शुरू कर देगा। तो हम पता लगता है कि इसके बाद ही अब इन लोगों ने अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की और ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में व्यापारिक शुरुआत हुई। राजनीतिक शुरुआत ये लोग बाद में करेंगे। सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? तो प्री के लिए भी जो महत्वपूर्ण बातें हैं जरूरी है कि आप लोग नोट डाउन कर लें, क्योंकि जब लास्ट टाइम होता है ना हम लोग का, तो उस समय जरूरी है कि हम लोग अपने पास शॉर्ट नोट्स रखें ताकि इजी टू रिवाइज वाला मामला हो जाए लोग का। ठीक है, बढ़ा जाए ना आगे। तो महत्वपूर्ण बात जहांगीर की हम लोगों ने कर ली अच्छे से। अब कुछ बातें शाहजहां की कर लें, क्योंकि इन्होंने अपनी बेगम के लिए भाई ताजमहल बनाया था। तो आज तक दूसरा ताजमहल तो नहीं बनवा पाया कोई, लेकिन इन्होंने उस समय ताजमहल बनवा दिया था, जिसे आज दुनिया के 7 अजूबों में शामिल कर लिया गया है, विश्व विरासत स्थल है हमारे लिए। और इनका शासनकाल भी महत्वपूर्ण है मुगलों के मामले में। पता लगता है कि शाहजहां ने फरवरी 1928 में आगरा में अपने सिंहासन ग्रहण किया, क्योंकि अब पिता की जगह ये ले लेंगे। ठीक है, तो बता रहे हैं कि गद्दी पर ये ऐसे बैठे कि परिवार के बहुत लोगों को निपटाया। और शुरुआती स्थिति हम लोग को तो पहले ही पता है, नया क्या है इसमें। आप लोग को अभी तो बताया था ना कि खुर्रम ने खुसरो को मारा था, उसकी हत्या की थी। तो यह लाइन हमें कहीं वही बात बता रही है कि इसमें कहीं ना कहीं रण कौशल या जो भी चीजें होनी चाहिए एक राजा बनने के लिए वो थी। तो इसने अपने परिवार को भी यहाँ पर बीच में अगर कोई आया है तो समझा कि ठीक है निपटा दिया जाए। क्योंकि फिर दोबारा देखो मैं वही लाइन कहूंगा, ठीक है, किंगशिप नोज नो किनशिप, ये बात आप लोग को हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है, और लिख सकते हैं बेझिझक, ऐसी कोई परेशानी वाली बात हम लोग के लिए नहीं है। ठीक है, बताते हैं कि भाई नूरजहां, नूरजहां कौन? भाई इसके पिता की बेगम प्रिय बेगम थी। तो कहते हैं कि ठीक है प्रिय होंगी अब्बू के लिए, हमें कोई सिरदर्दी नहीं चाहिए। और अब बादशाह तो हम हैं, शाहजहां बन गए हैं बादशाह, तो भाई इनके लिए भी तो कोई बेगम प्रिय होगी ना। सबकी अपनी अपनी अलग अलग बेगम अपने अपने समय में प्रिय। तो इन्होंने कहा कि ठीक है हम आपको एक काम करते हैं, आपको लाहौर भेज देते हैं, लाहौर में रहिएगा बढ़िया से, अपना आराम कीजिएगा। आप क्या करेंगे, यहाँ परेशान हो जाएंगी, क्योंकि हम युद्ध उद्ध लड़ते रहते हैं, कोई हमला कर देता है। अब बाई चांस मान लीजिए हम हार गए तो अम्मी जान आपको परेशानी हो जाएगी। तो ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारी अम्मी जान की हिफाजत रहे, तो अम्मी जान लाहौर रहेंगी, इसलिए भेज दिया, पेंशनर बना दिया। मतलब आपको ठीक है हम महीने का खर्चा वर्चा भेजते रहेंगे, आप चिंता नहीं कीजिएगा, आराम से रहिएगा वहां जाकर के। यह काम इन्होंने कर लिया।
अब आगे हमें पता लगता है कि शाहजहां ने हिंदुओं को मुसलमानों से अलग कर दिया। पहले जहांगीर की नीतियां अलग थी, शाहजहां में इस्लामिक झलक हमें बहुत अधिक देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि पहली बात तो देखो हमें पता लगता है कि भाई इसने क्या किया कि इसने कहा कि भाई कोई भी हिंदू व्यक्ति मुसलमानों को अपना दास नहीं बनाएगा। ठीक है, यह इसने महत्वपूर्ण कार्य कर दिया। और आगे हमें पता लगता है कि आपको अलग कर रहे हैं, साथ साथ इसने नीति अपनाई कि अब हिंदुओं को मुसलमान बनाया जाएगा, यानी कि हिंदुओं को बोला जाएगा कि आप इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लीजिए। ठीक, तो कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि इस्लाम धर्म का प्रचार हो, तो गाजी वाली उपाधि बहुत अधिक यहाँ सटीक बैठ रही है हम लोग के लिए। तो इसने क्या किया कि एक डिपार्टमेंट बना दिया। डिपार्टमेंट हम लोग के पास होते हैं, कोई फाइनेंस है, कोई विदेश मिनिस्ट्री है, मतलब विदेशी विभाग है हम लोग के पास में, या फिर कोई कोष के लिए है, तो हमारे पास अलग अलग मिनिस्ट्री रहती है, गृह मंत्रालय अलग, रक्षा मंत्रालय अलग। तो वही स्थिति है। इसने एक ऐसा विभाग बनाया, उसको कहा कि आपको सिर्फ इतना ही काम करना है कि हिंदुओं को मुसलमान बनाना है या उनको इस्लाम धर्म स्वीकार करवाना है, काम करवाया। तो इसने कह दिया कि ना तो कोई भी हिंदू व्यक्ति मुसलमान को दास बनाएगा, साथ साथ इसने यह भी कहा कि भाई कोई भी मुसलमान व्यक्ति हिंदुओं से विवाह नहीं करेगा। और मुख्य प्रवृत्ति जो हम लोग आज तक देखते चले आ रहे हैं, एक ट्रेंड खास ये है कि मुसलमान लोगों को कहा जाता था कि अपनी बेटियों को हिंदुओं के घर में ना बिहाएं, हालांकि अगर आप चाहते हैं तो हिंदुओं के घर से उनकी बेटियों को ले सकते हैं। ये ट्रेंड यहाँ से चलना शुरू हो जाता है। चलिए आगे पता लग रहा है कि भाई इसने शुरुआत में कहा कि गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, शुरुआत में कह दिया गौ हत्या नहीं होगी, कुछ दिन तक मन रहा इसका, फिर बाद में इसको ये फैसला बदलना पड़ा। तो इसने क्या किया, फिर कुछ दिन बाद कहा कि ठीक है गौ हत्या कर सकते हैं, ऐसी कोई परेशानी नहीं है, ऐसा इसके जीवन में हुआ। ठीक है, तो आगे हमें पता लगता है कि उसका जो विवाह था वो हुआ था अर्जुमंद बानो बेगम से, जिसको हम लोग मुमताज के नाम से जानते हैं, इसकी प्रिय बेगम थी, और इसी की वजह से तो ताजमहल इसने बनवाया था। ठीक है, तो हमें यहाँ पर पता लगता है कि इसकी मृत्यु 1631 में हो गई थी, बट इसके मरने के बाद में ही ताजमहल बनवाया गया था। ठीक है, हालांकि बताते हैं कि शाहजहां का काल साहित्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसको मध्यकालीन इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है। कहते हैं कि इस दौरान संगीत भी बढ़ा, वास्तुकला भी बढ़ी और साहित्य भी बढ़ा, यानी कि हर क्षेत्र में विकास होना शुरू हो गया और बहुत अधिक कार्य हुए। इसने कवियों को संरक्षण दिया, गाना सुनना यानी कि म्यूजिक वगैरह पसंद था इसको, नृत्य वगैरह पसंद था, तो अब पसंद होगा आपको, क्या होगा, आप क्या करेंगे, संरक्षण देना शुरू कर देंगे। आप अगर कट्टर हैं, आप बन जाइए औरंगजेब, ना तो आपको साहित्य पसंद ना आपको संगीत पसंद, तो आप किसी को संरक्षण देंगे? आपसे कोई कहेगा कि महाराज मैं बहुत अच्छा वीणा बजाता हूँ, हाँ तो बजाते होंगे, मैं क्या करूँ, मेरे यहाँ जगह नहीं है, तो वो मना करेगा। लेकिन किसी को पसंद होगा, वो कहेगा कि क्या मुझे वीणा बजाना आता है, वो कहेगा ठीक है तो बजा के दिखाओ, बजाएगा, वाह वाह वाह, आज से हम आपको अपने दरबार में रखते हैं, आप हमारे दरबार में मुख्य संगीतज्ञ होंगे, आप हमारे दरबार की मुख्य नर्तकी होंगी, या आप मुख्य वास्तुकार, या फिर आप मुख्य साहित्यिक यानी कि कवि, या फिर आप लेखक रहने वाले हैं। ठीक है, तो बताते हैं कि बस बहुत ज्यादा विकास हुआ, जिसकी वजह से इसके काल को ही कहते हैं कि आपका काल मध्यकालीन इतिहास का स्वर्णिम काल है। आगे पता लगता है कि भाई एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनका नाम पंडित जगन्नाथ है, इन्होंने महत्वपूर्ण रचनाएं की है, जैसे कि गंगा लहरी, गंगाधर। तो कहते हैं कि यह एक प्रसिद्ध कवि थे इस काल के, तो इनको शाहजहां ने अपने दरबार में राज कवि रख लिया। तो वही स्थिति है जो आपको बता चुका हूं, अगर कोई पसंद करेगा तो व्यक्ति को संरक्षण देगा, यदि पसंद नहीं करेगा तो बाहर। बात क्लियर है? तो इस दौरान बताते हैं कि अनेक विदेशी यात्री भी आए, तो विदेशी यात्रियों का भी इसने पूरा सम्मान किया, कहा कि ठीक है बिना किसी परेशानी के रहिए। और हमें पता लग चुका है पहले ही कि भाई अब यूरोपीय लोगों ने आना शुरू कर दिया, जिस प्रकार से कैप्टन विलियम्स हॉकिंस गए थे जहांगीर के दरबार में ना, तो अब विदेशी लोग आना शुरू होंगे काफी अधिक मात्रा में। कहते हैं कि प्रमुख यात्री फ्रांस के ट्रेवलियन जौहरी एवं बर्नियर आए थे, जो एक चिकित्सक थे। ठीक है, और इटली से आए थे मनुची और मुंडी। तो अलग अलग लोग इस काल में हमें देखने को मिल रहे हैं कि विदेशों से आ रहे हैं, भारत की यात्रा कर रहे हैं। मनुची की जो पुस्तक है उसका नाम है स्टोरियो डी मेगोरो। तो बताते हैं कि जो इसकी ये स्टोरियो डी मेगोरो है, तो उसमें बातें अनेक बताई गई हैं और भारत के संबंध में काफी अधिक चर्चा की गई है। ठीक है, बताते हैं कि शाहजहां ने दार उल बका नामक एक कॉलेज भी स्थापित करवाया था। तो कहीं ना कहीं आपको पसंद था कि लोग पढ़े, तो इसीलिए स्वर्ण काल का दर्जा दे रहे हैं, ऐसे ही दर्जा नहीं दे रहे हैं स्वर्ण काल का, क्योंकि आप साहित्य के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, आप संगीत में भी काम कर रहे हैं, नृत्य आपको पसंद है, और आप अलग अलग बिल्डिंग्स बनवा रहे हैं। हमने देखा ना शाहजहां ने बहुत सारी बिल्डिंग्स बनवाई है, तो वास्तुकला का भी इसलिए विकास हुआ और कॉलेज भी आपने बनाया था कि आप चाह रहे हैं कि लोग पढ़े लिखें। ठीक है, बट अब औरंगजेब आ गए हैं शाहजहां के बाद, तो भाई मामला बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा। दो शासक महत्वपूर्ण माने जाते हैं, मैंने आप लोग को यह बात बार बार बताई, अकबर और दूसरा औरंगजेब। ठीक है,
सबसे प्रमुख जो कॉमन बात है ना इन दोनों में वो यही है कि इन दोनों ने ही लगभग 50 वर्षों तक शासन किया है। और 50 वर्षों तक शासन करने का मतलब है कि आप गहरी छाप छोड़ रहे हैं एक समय पर, ठीक है, यानी कि आप पूरी आधी की आधी शताब्दी बैठे हैं गद्दी पर, तो ऐसी स्थिति में आपकी गहरी छाप तो रहने ही वाली है। दोनों में ये बात कॉमन है। पता लगता है कि गद्दी पे ऐसे बैठे कि अब्बू जान को ही कैद कर लिए थे। कहां पर? बताते हैं कि आगरा के किले में इनको कैद कर लिया गया था और उनको ऐसा कमरा, ऐसी कोठरी दी गई थी जहां से ताजमहल दिखता था। यदि आप लोग घूमने गए होंगे आपको पता होगा कि आगरा के किले की थोड़ा पीछे ही है ताजमहल, तो वहां से दिखता है ठीक ठाक। आप पैदल पैदल भी वहां से दोनों ही जगह घूम सकते हैं, ठीक है। तो बताते हैं कि ऐसी जगह कैद किया था कि ताजमहल दिखता था, तो ताजमहल देख करके शाहजहां अपनी बीवी को याद करता था और ऐसे ही इसका देहांत हो गया था। कहते हैं कि औरंगजेब ने जुलाई 1658 में अपना राज्याभिषेक करवाया, गद्दी हासिल करी, ठीक है। तो हमें इसके बाद पता लगता है यहाँ पर कि इसने अनेक त्योहारों को भाई रुकवा दिया, जैसे कि नौरोज। हमें पता लगा था कि इसके मुगलों के काल में ही शुरू हुआ, तो इसने नौरोज जो फारसी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है रुकवा दिया कि बेकार चीजें नहीं बनानी है। तो ऐसे ही पता लगेगा हमें जहां शाहजहां का स्वर्णिम काल माना जाता है साहित्य कला वास्तुकला के मामले में, इसके काल में कुछ नहीं होगा, इसे कुछ भी नहीं पसंद है, युद्ध लड़ेगा, मंदिर तोड़ेगा, इत्यादि इत्यादि ऐसे ही काम ये व्यक्ति करने वाला है। तो पता लग रहा है कि आपने भाई त्योहारों पर रोक लगाई, सूर्य पंचांग पे रोक लगाई, और आप कहेंगे कि सिक्कों पे अब कोई भी कलमा नहीं खुदेगा। एक बात और यह भी है कि इसने यह भी कहा कि सिक्कों पे अब बादशाह का नाम भी नहीं आएगा, ठीक है। ना तो बादशाह का नाम आएगा, ना अल्लाह का नाम आएगा, कुछ भी नहीं होगा सिक्के पे। सिक्के बिल्कुल अब सिंपल बनने शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई इसकी कहीं ना कहीं दूसरा एस्पेक्ट है जो यह व्यक्ति समझता था, जैसे कि सिक्कों पे यदि हम लोग बादशाह का नाम लिखवा दें या फिर हम सिक्कों पे कलमा लिखवा दें, कलमा को तो इस्लाम धर्म में बहुत ही अधिक महत्व होता है, तो कहीं ना कहीं सिक्के गिरते हैं, लोगों के पैरों में आते हैं, तो ये चाहते थे कि उनका सम्मान बरकरार रहे, बादशाह का नाम लोगों के चरणों के नीचे तो ना आए। तो इसी वजह से, इसी कारण को अपनाते हुए इसने सब कुछ हटवा दिया सिक्कों पे से, अपने नाम के कलमा वगैरह भी नहीं पढ़वाता था। ये इस तरह की इसकी वृत्ति हुआ करती थी उस समय की, ठीक है। आगे हमें क्या पता लग रहा है कि इसने पानदारी, चुंगी, राहदारी यानी कि सड़क कर, ठीक है, चुंगी सड़क कर और किसानों पे लगने वाले अब्बाव कर को वसूली पर रोक दिया, यानी कि जो इस प्रकार के कर वसूले आते थे उनको इसने रोक लगा दी। कहा कि ठीक है ये कर नहीं होंगे। हालांकि धार्मिक कट्टर व्यक्ति था, तो बताते हैं कि काशी के विश्वनाथ मंदिर और मथुरा के केशवराय मंदिर को इसने तोड़ा। केवल इतना ही नहीं, और भी बहुत अनेक हिंदू मंदिर थे उनको इन्हें तोड़ा। और हम आज का जो मामला देख रहे हैं ना, ज्ञानवापी मस्जिद वाला मामला चल रहा है, वो भी कहीं ना कहीं इससे रिलेट करते हैं। लोग मानते हैं कि इसने मंदिर को तोड़वाया था, जैसे कि विश्वनाथ मंदिर के बारे में बताते हैं कि इसको तोड़वा करके ही इसने उसकी जो ऊपर का स्ट्रक्चर था वो बदल दिया और मंदिर को मस्जिद का रूप दे दिया, ऐसा हमें यहाँ पता लगता है। बात क्लियर है? तो बताते हैं कि इसने तीर्थ यात्रा कर को भी रुकवा दिया, यानी कि अब कहा कि ठीक है, अगर कोई व्यक्ति तीर्थ यात्रा जा रहा है करने के लिए तो ऐसी स्थिति में उसको एक कर देना होगा, ठीक है। साथ साथ उसने क्या किया, सती प्रथा पे प्रतिबंध लगाया। अब देखिए, यह एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, कहीं ना कहीं हमें समझने वाली बात है। व्यक्ति कट्टर इस्लामिक है, इस्लाम धर्म के लिए कार्य कर रहा है, हिंदू मंदिरों को तोड़ रहा, पर इसने महिलाओं के लिए सोचा और उसको लगा कि ये क्या ही रिवाज है, पति मर गया है तो महिला को भी, उसकी बीवी को भी साथ में बैठा दे रहे हैं उसकी चिता के साथ, तो ये तो गलत है। तो उसने कहा कि नहीं, सती प्रथा तो बहुत ज्यादा गलत है, नहीं होनी चाहिए, चाहे धर्म कोई भी हो। बात क्लियर? तो बताते हैं कि मुगल साम्राज्य का पतन हो गया औरंगजेब की मृत्यु के बाद। औरंगजेब की मृत्यु कब होती है? हमें पता लगता है कि सिंहासन पे तो साहब बैठ गए थे 1658 में, लेकिन मृत्यु होती है इनकी 1707 में आकर के, ठीक है। तो 1707 में आकर इनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद बताते हैं कि अब जो मुगल शासक आएंगे वो बहुत अधिक कमजोर। कौन आ रहा है? तो पता लगेगा कि भाई इनके बाद में आ रहे हैं अब गद्दी पे बैठने के लिए बहादुर शाह। सारे ही कमजोर हैं, सबका अपना अलग अलग ही काम चलेगा, कोई विशेष दिलचस्पी नहीं है, कमजोरी रहेगी खुद में, युद्ध लड़ने में सक्षम नहीं रहेंगे। इसी बात का अब लाभ उठाएंगे बाकी लोग। तो दक्षिण में मराठा मजबूत हो जाएंगे, उत्तर भारत में अंग्रेज मजबूत होना शुरू कर देंगे और राजपूतों की खास व्यवस्था हो जाएगी, बुंदेलखंड मजबूत होना शुरू कर जाएगा। तो अब धीरे धीरे जो मुगल साम्राज्य है अब लगभग पूरे भारत के क्षेत्र में फैला हुआ था, धीरे धीरे वो सिकुड़ेगा और छोटे क्षेत्र में सीमित हो जाएगा, जिसके बाद हमें पता लगेगा कि बहादुर शाह जफर द्वितीय के आते आते भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम भी हो जाएगा और यह है उसके बाद रंगून भेज दिए जाएंगे जहां इनकी मृत्यु हो जाएगी और 1857 में ब्रिटिश क्राउन का जो शासन है वह भी स्थापित हो जाएगा। बात क्लियर है सारी की सारी चीजें? तो सब लोग आप लोग के सामने ही होगा। इनके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि कैसे 1757 में आने के बाद में यहाँ पर पता चलेगा कि बैटल ऑफ प्लासी होगा और उसके बाद हम देखेंगे कि एक राजनीतिक शक्ति के रूप में अंग्रेज लोग उभर जाएंगे, ठीक है। तो
अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई आप लोग के पास ये नोट्स के रूप में स्क्रीनशॉट रहे इसका, तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, सेव कर सकते हैं नोट्स के रूप में, ताकि पढ़ने समझने में आसानी रहे, परेशानी कोई ना हो। ठीक है, तो बात क्लियर है सभी लोग को। तो महत्वपूर्ण बात है, सभी मुगल शासकों से संबंधित जो भी हो सकती थी मैंने आप लोग को बता दी है, इनकी प्रमुख नीतियाँ जो भी होनी चाहिए। हालांकि इनके जो भी कार्य हैं, जैसे कि वास्तुकला वगैरह है, और इन्होंने कौन कौन से बिल्डिंग्स बनवाई, कहाँ कहाँ बनवाई, यह सभी बातें मैं आप लोग से पहले ही कर चुका हूँ आर्ट एंड कल्चर वाले में, तो वहाँ उन वीडियोस को जरूर देख लिए, वह सभी बेहद महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, कुछ नई बातों को जानेंगे समझेंगे, और आप लोग अपने बाकी साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।